नमस्कार, सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बांग्लादेश अपनी आजादी का 50वां जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर यहां पर मुख्य अतिथि बनकर, मेहमान बनकर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़े बड़े तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। वॉर मेमोरियल जाकर यहां पर शहीद हुए सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदान और शौर्य को याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज शाम जब एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी 100वीं जयंती के इस खास मौके पर उनके शौर्य को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही थी और इसी वजह से इस धरती से मैं उनको करता हूं नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त की वाहिनी के सैनिकों को भी, उनके शौर्य को भी नमन किया और इसी के साथ ही अपने आप को भी संबद्ध करते हुए ये कहा कि दरअसल बांग्लादेश की आज़ादी हिंदुस्तान को भी उतनी ही चाहिए थी जितनी कि बांग्लादेश के लोग उस वक्त महसूस कर रहे थे। उसको हिंदुस्तान भी उसी शिद्दत से महसूस कर रहा था। पीएम ने खुद को एसोसिएट भी किया और ये कहा कि जब मैं 20-22 साल का था तो मैंने भी सत्याग्रह किया था ताकि बांग्लादेश को आजाद किया जा सके। किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी धरती पर की गई है, उसको बताती हुई शंखनाद में हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये उस जोश और उत्साह की झलक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर दिखाई दे रही है। जश्न आजादी की स्वर्ण जयंती पर पीएम मोदी की बांग्लादेश में मौजूदगी को शेख हसीना सरकार बड़ा सम्मान मान रही है, तो बांग्लादेश के आम लोग मोदी के दौरे को विकास में सहयोग की नई उम्मीद के रूप ऐतिहासिक जुड़ाव के साथ साथ भारत भी पड़ोसी बांग्लादेश से मजबूत रिश्तों की अहमियत को समझता है और जानता है कि भाषा, कला, संस्कृति समेत कई साझी विरासत से जुड़े दोनों देश विकास की राह में अहम साझेदार हैं। देखिए, जोश, उत्साह, उमंग हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कल्चर, चाहे संस्कृति के तौर पर हो चाहे दूसरी तौर पर हो, अपने आप को एसोसिएट पाते हैं, संबद्ध पाते हैं। इसी वजह से जबरदस्त उत्साह, चाहे कल हमने ढाका में बातचीत की हो, आज ढाका में लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो हमने पूछा पीएम को लेकर किस तरह का उत्साह है। जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों को देखने को मिला। और यही वजह है कि कोरोना काल में 497 दिनों बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए बांग्लादेश को ही चुना। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ढाका पहुंचे तो पूरा का पूरा शहर उनके रंग में रंगा नजर आया। पीएम मोदी की यह बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की नई इबारत लिखने की पहल है, साथ ही इसके बड़े कूटनीतिक मायने भी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पहुंची और फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का बांग्लादेश की धरती पर वेलकम किया। बहुत खुशी है कि यह हमारा बड़ा स्पेशल ओकेजन है। यह हमारा स्वाधीनता का 50 बच्चर है और ये स्वाधीनता में इंडिया ने जो हमारा साथ दिया उसको इस मौके में हम उन लोगों को फिर धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं। उन्होंने हमारे स्वाधीनता के लिए हमारे भारतीय सोल्जर लोग ने अपना खून दिया। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम लोग हमारे बंगबंधु जाति के पिता, उनका 100 साल सालगिरह मना रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि, साथ ही उनकी याद में एक पौधा भी लगाया और विजिटर बुक में लिखा, उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को अन्याय से लड़ने और हक की हिफाजत की प्रेरणा देता रहेगा। दरअसल शौर्य की यही गाथा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का बुनियादी आधार भी है, क्योंकि 1971 से पहले जब पाकिस्तानी हुक्मरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, तो इस जुल्म सितम के खिलाफ शेख मुजीब की लड़ाई को भारतीय सेना ने असल अंजाम तक पहुंचाया था और यहीं से बांग्लादेश का उदय हुआ। 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 50वीं सालगिरह बांग्लादेश मना रहा है और इस वजह से आज का दिन बांग्लादेश के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और उसमें इंडिया का रोल कितना ज्यादा बड़ा था ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के कदमों के कारण एक नए देश का उभार हुआ था, वो बांग्लादेश है। आज वो अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है।
बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर साझा प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। बांग्लादेश के लिए ये साल इतिहास में मील का नया पत्थर है। अपने दौरे में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के बड़े नेताओं और नामी हस्तियों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वालों में बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न केवल दोस्ती और साझेदारी का पैगाम लेकर बांग्लादेश पहुंचे, बल्कि इस दौरे में आम बांग्लादेशी नागरिकों के सेहत की फिक्र का संदेश भी था। कोरोना काल में पीएम मोदी अपनी इस बांग्लादेश यात्रा में कोरोना की 12 लाख वैक्सीन लेकर ढाका पहुंचे थे, जिसके लिए शेख हसीना ने पीएम मोदी का आभार जताया। वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी के दोस्ती के संदेश से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय भी बेहद खुश। भारत और बांग्लादेश ने जो वैक्सीन का मैत्री का जो किया है, उसी का नतीजा है कि मैं पहला यहाँ पे वैक्सीन मिल चुकी है। मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गिफ्ट लेकर आए भी हैं वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन के गिफ्ट लेकर भी आए हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। 50 साल पहले भारत के सहयोग से बांग्लादेश का उदय हुआ और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की शुरुआत हुई। 50 साल बाद अब पीएम मोदी इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों की नई शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जो फिलहाल अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल भी उनके ताबड़तोड़ कई बड़े और लंबे कार्यक्रम रहने वाले हैं। इन सब के बीच आजादी की 50वीं सालगिरह बांग्लादेश मना रहा है, तो अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म जयंती की इस वक्त यहाँ पर जिस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुजीब साहब के तमाम संघर्षों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और ये कहा कि बांग्लादेश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम की ओर से और क्या कुछ कहा गया और किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूती से आगे लेकर जाने की बात उनकी ओर से की गई है, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी, जिसकी इबारत हिंदुस्तान ने लिखी। पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे दुनिया के नक्शे पर मुल्क का रूप दिया, उसी बांग्लादेश की आजादी का ये 50वां साल है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का ये 50वां साल है। आज जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी मेहमान बनकर पहुंचे, तो 1971 की जंग को भी याद किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आज रंग भरा हुआ था। हिंदुस्तान के पराक्रम का, बांग्लादेश के उदय का, पाकिस्तान के सितम से आजादी का, दुनिया के सबसे पुराने देशों में शुमार भारत का सबसे नए देश बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग के नए युग का। आज पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। सोनार बांग्लादेशेर प्रिय बंधुरा, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के आंदोलन से खुद को जोड़ा और बताया कि कैसे वो भी बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष का हिस्सा बने थे। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां के लोगों को संबोधित किया। उनकी ओर से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा गया कि तब मेरी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के बीच थी जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हमने सत्याग्रह किया था। मुझे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वो मेरे प्रमुख आंदोलनों में से एक था। ढाका के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र भी किया।
कोरोना और आतंकवाद के खिलाफ जंग में दोनों देशों के आपसी सहयोग की हुंकार भरी। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। गांधी शांति पुरस्कार मरणोपरांत शेख मुजीबुर रहमान साहब को प्रदान किया गया और इस मौके पर गर्व की अनुभूति मुझे हुई, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी ढाका से नजर आए। मेरे पीछे जिस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देख रहे हैं ढाका की सड़कों पर, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनके बड़े बड़े न सिर्फ कटआउट्स लगाए गए हैं, बल्कि जगह जगह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी अलग अलग कोटेशन लिखे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, एक तरफ यहां पर बांग्लादेश के लोगों का दिल जीतने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार बांग्ला भाषा बोलकर की गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर यहां के जो भारतवंशी हैं वो भी काफी गदगद नजर आए। सालों साल से बांग्लादेश में रहने वाले भारतवंशियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है और महिलाएं खासतौर से बड़ी तादाद में उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। मुलाकात के बाद मैंने खुद उन लोगों से बातचीत की और उनकी ओर से कहा गया कि आज हमें ऐसा लगा बांग्लादेश में कि जैसे परिवार से ही कोई बड़ा सदस्य हमसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आया हो। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का इंतजार हर आमो खास को था, लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा राह वो हिंदुस्तानी देख रहे थे जो वतन से दूर बांग्लादेश की धरती पर रह रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी शानदार तैयारियां कर रखी थी। किसी ने मोदी के नाम की टी शर्ट छपवाई थी, कोई डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था और कोई भारत माता की जय के साथ मोदी की जय के नारे लगा रहा था। भारत माता की जय, मोदी की जय। Can you all say that together? भारत माता की जय, मोदी की जय। ढाका में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को बेताब थे और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने वतन के लोगों को मायूस नहीं किया। पीएम लोगों के बीच पहुंचे तो हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मोदी ने वहां मौजूद बच्चों का हालचाल पूछा और सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी से ऐसा अपनत्व पाकर बच्चे बेहद खुश दिखाई दिए। कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या पूछा उन्होंने? उनने पूछा आप कैसे हो, आपका नाम क्या है। प्रधानमंत्री को कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे? आप कुछ सुनाएंगे प्रधानमंत्री को अगर वो आपको सुन रहे होंगे तो? कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत अच्छा। हाँ, क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने नाम पूछा, कैसे हो ये पूछा। वहीं जिन परिवारों के बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत की, वो प्रधानमंत्री का ऐसा रूप देख गर्व से भर गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब पॉलिटिकली वो कितना स्ट्रांग है सबको पता है, बट वो ही इज जस्ट अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग कि बच्चों से इतना क्लोजली मिले आके। पैंडेमिक में भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग सोच रहे थे पास ही नहीं आएंगे, पर बच्चों से बहुत अच्छे से मिले। मतलब उन्होंने निराश नहीं किया? नहीं। रेड कार्पेट से बाहर आके दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया, अच्छे से बात करी एंड दे आर सो हैप्पी। विदेशी धरती पर अपने पीएम से यूं मुलाकात कई लोगों के लिए सपने जैसी थी और कुछ लोगों के लिए ये जीवन भर की याद जैसा बन गया।
वो हमसे आके पर्सनली मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमें जिंदगी में शायद दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, आज हमें मिला, हम बहुत खुश नसीब हैं। आज मोदी जी से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा कि फैमिली के कोई मेंबर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अपना रेड कारपेट छोड़ के कोरोना वायरस में भी वो हमसे आके मिले, ऐसा बहुत खुशी हुई। हमारा ड्रीम आज पूरा हो गया। ऐसा सपने के पूरे जैसा होना है। बिल्कुल एक सपना है और शायद कभी जिंदगी में ऐसा मौका भगवान करे दोबारा मिले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका था। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए एक परिवार मोदी के नाम और तस्वीरों वाली टी शर्ट पहने हुए था। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूरा परिवार बेहद उत्साहित नजर आया। हम लोगों से भी मुलाकात हुई, हमारी बेटी से बात की इन्होंने। हम लोगों ने स्पेशल टी शर्ट बनवाई थी मोदी जी, दिखाइए स्पेशल टी शर्ट। ये टी शर्ट बनवाई थी उनके लिए। पीछे देखिए, पीछे भी दिखाइए, मोदी द गेम चेंजर। या और मेरी बेटी बड़ी परेशान थी, सुबह 7 बजे उठी उनसे मिलने के लिए, तो अभी भी बोल रही थी कल कोरोना टेस्ट करवाने गए हम लोग सारे के सारे। सो वी वर वेरी एक्साइटेड टू मीट विद हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान गुजराती में बातचीत की। हम लोग सैयदना साहब का सलाम पहुंचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी। कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात से मुलाकात की सीधे। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सैयदना साहब कैसे हैं। फिर हमने सैयदना साहब का सलाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा सैयदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। विदेशी धरती पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात पीएम के हर दौरे का अहम हिस्सा रहता है और अपनों के प्रति प्रधानमंत्री का यही भाव विदेशों में रह रहे भारतीय में अलग विश्वास पैदा करता है। यही वजह है कि बांग्लादेश में भी जब पीएम भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तो जोश से भर गए। बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बांग्लादेश की आजादी पर जश्न का माहौल, तो वहीं दूसरी तरफ भारतवंशियों के लिए यह खुशी का पल जब बिल्कुल करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उनका हालचाल भी पूछा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इन सब के बीच बोहरा समुदाय के लोगों की भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूदगी रही, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पहले बांग्लादेश के दौरे के दिन मुलाकात की है। उन लोगों की ओर से क्या आई है प्रतिक्रिया, मैंने उनसे बातचीत की, सुनिए। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। ये सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीएम से मिलकर कैसा लगा और प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की? बहुत ही खुशी हुई हमें। तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे पीएम साहब से मुलाकात होगी। यहाँ मेरे साथ दाऊदी बोहरा समाज के हमारे बांग्लादेशी नेशनल सभी जो यहीं रहते, वैसे मूल गुजरात से हैं लेकिन यहाँ रहते, और मैं सैयदना साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे इंडिया से भेजा है। तो हम लोग सैयदना साहब का सलाम पहुंचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी। कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात से मुलाकात की सीधे। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सैयदना साहब कैसे हैं। फिर हमने सैयदना साहब का सलाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा सैयदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। और फिर वी रिक्वेस्टेड मोदी साहब के हमारी छोटी कम्युनिटी है लेकिन यहाँ 30 साल से सैयदना साहब नहीं आए हैं। बांग्लादेश इंडिया के पास है, तो आप तो बहुत हम छोटे हैं लेकिन आप इंडिया के महान देश के महान पीएम हैं, तो आप हुकूमत से हमारी अगुवाई करें कि सैयदना साहब की पूरे मान, गौरव और सम्मान के साथ बांग्लादेश में विजिट हो। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बात करूंगा। ये दिलचस्प है, रिक्वेस्ट कबूल हो गई आप लोगों की। जी जी, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी दोनों देश में, मैं बांग्लादेशी हूँ, सो आई एक्सपेक्ट कि दोनों के देश की रिलेशनशिप और अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रोग्रेस और हर एरिया में सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं तो यहाँ पर मतलब मिक्स इंडिया और बांग्लादेश दोनों। हमारे लीडर जो है प्रेसिडेंट साहब वो इंडिया से है, बाकी सब हम बांग्लादेश से है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का अपना जेस्चर है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातचीत से वो लोगों को निराश नहीं करना चाहते, एक उम्मीद बंधाकर रखना चाहते हैं। और पीएम से मिलकर ये लोग काफी ज्यादा खुश, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के रिश्तों को यहीं से पीएम और आगे लेकर जाएं, इस तरह की उम्मीद भी इन लोगों की ओर से जताई जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका, बांग्लादेश आज तक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से देख रहे हैं शंखनाद।
कल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल बिल्कुल सटा हुआ है। आपको बताते चले, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल पीएम मोदी मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के मंदिर जाकर उनको नमन करने वाले हैं और मतुआ समुदाय के लोगों से भी मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गांव को बड़ा माना जा रहा है और बंगाल चुनाव से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 3 करोड़ के आसपास मतुआ समुदाय की आबादी है, जिनका सीधा असर विधानसभा की 70 सीटों पर देखा जाता है। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि दरअसल मतुआ समुदाय को अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा संदेश देंगे, क्योंकि कल ही पहले चरण की वोटिंग है। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे होंगे। देखिए, ये संयोग है, ये प्रयोग है और ये सियासी महायोग भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का श्री गणेश, पीएम मोदी का 15 महीने बाद बांग्लादेश दौरा और फिर ओराकांडी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहली बार आना। जमीन भले ही बांग्लादेश की हो, लेकिन असर बंगाल में डालने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है। यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समुदाय को लुभाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 187 किलोमीटर दूर ओराकांडी, एक खामोश इलाका जहां आज हलचल है। तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा इंतजामों को सख्त किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मंदिर को सजाया सवारा है क्योंकि कल यानी 27 मार्च को यहाँ पीएम मोदी आ रहे हैं। मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के रहने वाले माने जाते हैं। बंगाल के मतुआ समुदाय के लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान का अवतार मानते हैं, जिनके मंदिर में पीएम मोदी कल माथा टेकने जाएंगे। हरिचंद ठाकुर को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। मतुआ समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी अप्रैल महीने में इसी जगह पर आकर हरिचंद मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना और दर्शन करती है। लेकिन मतुआ समुदाय वोट के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, चाहे वो बांग्लादेश यानी कि मौजूदा ये जमीन हो या फिर सीमा के उस पार पश्चिम बंगाल का इलाका हो। आपको ये भी बताते चलें कि नमो शूद्र से ताल्लुक रखने वाले बेहद गरीब परिवार से हरिचंद ठाकुर आते थे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उस भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। इसी वजह से ये समुदाय उन्हें अपना आराध्य देव मानने लगा। हरिचंद ठाकुर मतुआ महासंघ के संस्थापक थे। हरिचंद ठाकुर को मतुआ समुदाय में भगवान का दर्जा है। अछूत माने जाने वाले मतुआ समुदाय को हरिचंद ठाकुर ने संगठित किया। हरिचंद ठाकुर ने वैष्णव हिंदू समुदाय का गठन किया, जिसे मतुआ कहा जाता है। हरिचंद ठाकुर की पीढ़ियां आज भी बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगहों पर है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। हरिचंद ठाकुर के 6वें वंशज इस वक्त सुब्रतो ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो इनके कजिन हैं, यानी कि चचेरे भाई लगेंगे, और वो उस पार हैं यानी कि पश्चिम बंगाल में, और इस वक्त हम हैं बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री का यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उसके बारे में बताइए जरा। আচ্ছা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানতে পেরেছেন যে আমাদের দেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 26 তারিখে আসছেন স্বাধীনতা দিবসে, এবং উনি এসে পরবর্তী 27 তারিখে তার পরের দিন বঙ্গবন্ধুর জাতির জনকের সমাধিসৌধে উনি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং তার অব্যাহতি পরেই ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়িতে উনি এসে হরিচাঁদ मंदिरे पूजा देवें। कई सालों तक मतुआ समुदाय को नजरअंदाज किया गया। इस समुदाय के लोगों को अपने सम्मान की लड़ाई के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में पीएम का दौरा यहाँ के लोगों के लिए एक अलग ही अहमियत रखता है। खुश है मोदी जी के आने से? हाँ, আমরা খুব খুশি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসছে এখানে, আমরা এতে খুব আনন্দিত। कैसा लग रहा है इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहाँ पर पूजा अर्चना करेगा?
আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। आनंद है, खुशी है आप लोगों को भी? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দেবেন। बहरहाल कल पीएम का ओराकांडी का दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी का ये संयोग और प्रयोग बंगाल चुनाव पर कितना असर डालेगा, इसका फैसला मतुआ समुदाय को करना है। बांग्लादेश के ओराकांडी से चित्रा त्रिपाठी। तो बांग्लादेश में कल मंदिर मंदिर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वैसे पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले मतुआ समुदाय का रोल चुनावों में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अनुसूचित जाति की तकरीबन 50% इनकी सिर्फ आबादी है और यही कारण है कि हर एक पार्टियां इनको लुभाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी मतुआ समुदाय के लिए कई कदम उठाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी रही। यही कारण है कि 2019 इलेक्शन के दौरान फरवरी महीने में मतुआ माता वीणा पाणी देवी से जाकर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और उनसे लिया था आशीर्वाद। मतुआ समुदाय का समीकरण क्या कहता है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, अब जरा वो जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा रखी है। बंगाल के पहले चरण का चुनाव और पीएम मोदी का मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल का दौरा, भले ही दूरी दो मुल्कों की हो लेकिन कनेक्शन सीधे मतुआ समाज की आस्था का है। पश्चिम बंगाल की सियासत में मंदिर मंदिर जाने की कवायद उस दिन भी जारी रहेगी जिस दिन 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे होंगे और उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन न सिर्फ मतुआ समुदाय के सबसे खास मंदिर जाएंगे बल्कि दूसरी जगह भी मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जनता को देंगे। अब इसका असर कितना पड़ता है मतदाताओं पर, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है। ये राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,80,00,000 के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीना पानी देवी से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। बीना पानी देवी को मतुआ समाज में बड़ो माँ के नाम से जाना जाता। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन के लिए गए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहाँ के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। दीदी भी मतुआ समुदाय के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। अमित शाह के दौरे के अगले ही महीने ममता बनर्जी ने बेदगांव का दौरा किया और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर उनका दिल जीतने की कोशिश। माना जाता है कि पहले ये समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें वो सब नहीं मिला, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बड़ो माँ के परिवार को राजनीति में लेकर आई। साल 2014 में बीना पाणी देवी के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी। लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे। बीजेपी के सीएए और एनआरसी के कार्ड ने मतुआ समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। दरअसल मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे। ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब बीजेपी ने नागरिकता कानून का ऐलान किया तो इस समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो आप लोगों की भी नजर होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लग रहा है वहाँ पर इलेक्शन?
ইলেকশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন এটা আমরা চাই সে মোদি যে আবার আসুক, আমাদের জন্য ভালো হবে আরো। मोदी जी आने चाहिए वहाँ पर। হ্যাঁ হ্যাঁ बीजेपी এবার পশ্চিম বাংলায় আবার সরি ইন্ডিয়াতে আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। क्यों चाहते हैं आप लोग? सीएए के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए आप चाहते हैं? আমাদের মতুয়াদের মাঝে তিনি আসতেছে, এতে আমাদের মতুয়া সমগ্র মতুয়ারা সারা বিশ্বের মতুয়ারা তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা রেখে এবং তার দলকে সম্মান জানিয়েই তার দলে করবে, ভোট দিবে। अच्छा, আমরা আশা করছি এটা। आपको भी आशा है? बीजेपी या टीएमसी? यस बीजेपी ने बोड़ो मां के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। 2019 में बीजेपी ने मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वो जीतकर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सांसद शांतनु ठाकुर भी पीएम मोदी के साथ गए हुए हैं। আচ্ছা, আসলে এই ভোটটা ভোট যাকে দেবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মন্তব্য করা আমার মনে হয় সমীচীন নয়। এটা যার যেটা ভালো লাগে সেই তাকে ভোট দেবে, কিন্তু একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়িতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতৃত্ব দানকারী, উনি ঠাকুর বাড়িতে আসলে ইন্ডিয়ার যারা মতুয়া, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে যে মতুয়া ভক্ত আছে, মতুয়া ভোটার আছে, এরা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি কে কাকে ভোট দেবে তার ব্যাপার হলেও তাদের মনের মণিকোঠায় একটা জায়গা করে নেবেন মোদিজি, এটা আমার কাছে মনে হয়। बंगाल में दौरे के बाद अब पीएम मोदी ने मতুয়া समुदाय के तीर्थ स्थल में दर्शन का फैसला किया है। भले ही मुल्क बांग्लादेश हो, लेकिन इसका सीधा असर बंगाल चुनाव में पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी टीएमसी किसकी वहाँ सरकार बननी चाहिए? हाँ, बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों? मैंने खुद से चाहता हूँ। चुनावी मौसम में टीएमसी से लेकर बीजेपी तक हर कोई मতুয়া समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मতুয়া समुदाय से जुड़े कई ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ममता ने मতুয়া समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की। बोरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड भी बनाए। ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृद्धों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि दी है। वहीं बीजेपी ने मতুয়া समुदाय के लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने का ऐलान किया। लोक गायकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भत्ता देने का वादा किया। बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर का जोर है। ममता, मोदी, मुस्लिम और मতুয়া, जहां इस बार मতুয়া बंगाल की दिशा तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। गोपालगंज, बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर मंदिर जाएंगे, उसकी बड़ी कवरेज आप देखेंगे मेरे साथ सीधे आज तक पर लाइव। इसके अलावा आपको बताते चले कल ही पहले चरण की वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में, उससे जुड़ी हुई भी हर खबर आप देखने वाले हैं आज तक पर। शंखनाद में ढाका से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।